अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में पाकिस्तान स्टडीज की क्लास नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारे इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल को एक्सेस करना चाहते हैं, वो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक के थ्रू स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी आपने फॉलो कर लेना है और इन केस आपके लिए लिंक काम नहीं करता तो इस नंबर पर कम्युनिटी लिखकर आपने मैसेज कर लेना है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंप्रूव भी कर सकते हैं और अपनी इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुगल एम्पायर से रिलेट करता है। आप लोग जानते हैं कि हमने मुगल एम्पायर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है और इससे पहले इंडस वैली से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन कासिम को, महमूद गजनवी को, शहाबुद्दीन गौरी को, इन तमाम लोगों को हमने कवर किया। दिल्ली सल्तनत को इन डिटेल हमने पढ़ा और उसके बाद हम मुगल एम्पायर की तरफ आए। सबसे पहले हमने जो है वो बाबर के रेन को देखा, उसके बाद हमने हुमायूं के हवाले से डिस्कस किया, शेर शाह सूरी डायनेस्टी और उसके डाउनफॉल को डिस्कस किया। अगेन हुमायूं का जो दौर हुकूमत था उसके बारे में हमने डिस्कशन की। उसके बाद अकबर द ग्रेट के हवाले से हमने पढ़ा और अकबर के बाद आज के टॉपिक से हम ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट आपने नहीं करना, आसानी से समझने की कोशिश करनी है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करना है। तो जो मुगल एम्पायर है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आपको ये समझना है कि 1526 से ऑनवर्ड जो है वो मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है और ऑल द वे 1857 तक जो है वो आपका मुगल एम्पायर ही चलता है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट आपका है वो 1526 से स्टार्ट होता है और 1707 तक जाता है। अब इस दौरानिया में 6 मुगल एम्परर्स जो है वो इस खित्ते को रूल करते हैं और इस एरा को जो है वो हम या इन रूलर्स को हम जो है वो कहते हैं ग्रेटर मुगल्स। ग्रेटर मुगल्स में सबसे पहले बाबर है, ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके बाद नासिरुद्दीन हुमायूं और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर अकबर द ग्रेट को काउंट करते हैं। 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में रिमेनिंग 3 जो हमारे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो 6 रूलर्स हैं ये आपके ग्रेटर मुगल्स का एरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा जो कि लेटर मुगल्स को डिस्कस करेगा 1707 से लेके 1857 तक। मुगल एम्पायर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मेजॉरिटी फोकस जो है ग्रेटर मुगल्स पर होता है, जो 1526 से 1707 के दरमियान का एरा है। अब इसमें अकबर के बाद सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के एरा को। अब जहांगीर को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे शाहजहां के एरा को। शाहजहां को डिस्कस करने के बाद हम औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं, चीज़ों के नोट्स बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ें टिप्स पर याद हो जाएंगी। आपको किसी से पूछने की या कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले किसने रूल किया, बाद में किसने रूल किया। आपको ये साल कभी भी नहीं भूलेंगे कि 1526 से 1530 के दरमियान ज़हीरुद्दीन बाबर ने रूल किया। उसके बाद 1530 से 1540 के दरमियान पहला एरा हुमायूं का था। फिर सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई 1540 से 1555 के दरमियान और 1555 से 1556 में फिर हुमायूं आया। 1556 से लेकर 1605 तक किस तरीके से अकबर ने रूल किया। जैसे ये डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ आपको याद होंगी अगर इस सारी प्लेलिस्ट को आप नोट्स बना के इन लेक्चर्स को सुनते हैं। कोई चीज़ आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी स्टार्ट होती है अकबर से। अकबर अपना 49 साला दौरे हुकूमत खत्म करने के बाद 1605 के अंदर अलील हो जाता है और 1605 में ही इसकी वफात हो जाती है। इसका जानशीन नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या शहजादा सलीम या जिसको आप और हम जहांगीर के नाम से याद करते हैं, उसकी बाकायदा तख्त पोशी की जाती है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर होता है क्योंकि अकबर ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत, इसकी जंगी तरबियत की होती है। 9 साल की उम्र से वो बैटल ग्राउंड में रहता है, मुख्तलिफ जंगों में पार्टिसिपेट करता है और अपने आप को एक बेहतरीन मिलिट्री लीडर के तौर पर मनवा लेता है। अकबर की हुकूमत के आखिरी सालों में नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, शहजादा सलीम और अकबर
के दरमियान बहुत से इख्तलाफ थे। वो इख्तलाफ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बने। अकबर एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जो अपनी सल्तनत को डिप्लोमेसी और जंग दोनों तरीकों से एक्सपैंड कर रहा था। उसने अपनी सल्तनत को नॉर्थ से साउथ में एक्सपैंड किया और साउथ में एक्सपैंड करने के लिए उसने राजपूतों के साथ अलायंस किए। उन अलायंसेस को बनाने के लिए उसने राजपूतों में शादियां की, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत नॉर्थ की तरफ भी एक्सपैंड हुई और वो 49 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने में कामयाब हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर या नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या शहजादा सलीम, इसकी तवज्जो सल्तनत को बढ़ाने से ज़्यादा मोहब्बत की तरफ थी। इसी बना पर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, शहजादा सलीम और अकबर के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी बेसिस पर अकबर ये चाहता था कि उसका बड़ा पोता जिसका नाम खुसरो मिर्ज़ा था वो तख्त को संभाले। खुसरो मिर्ज़ा जो है वो शहजादा सलीम का बड़ा बेटा था। अब अकबर उसको अपना जानशीन क्यों मुकर्रर करना चाहता था, उसकी बहुत सी वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि खुसरो मिर्ज़ा जो कि अकबर का बड़ा पोता था, उसकी शख्सियत अकबर से मिलती थी। वो दीन इलाही का फॉलोअर था जो अकबर की तरफ से बनाया गया था। अब सल्तनत के नोबल्स को ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि रियासत एक बार फिर एक ऐसे इंसान के हाथों में जाए जो कि इस्लाम का पैरोकार नहीं। लिहाजा उन्होंने सलीम, शहजादा सलीम और अकबर के दरमियान सुलह सफाई करवाई और अकबर ने सलीम को, शहजादा सलीम को जो है जहांगीर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और इस तरीके से 1605 में जो है वो सलीम की तख्तपोशी की गई। अब हम डिस्कस करते हैं जहांगीर की जो मुख्तलिफ इसने निकाह किए थे, शादियां की थी, उसके हवाले से। इसने बहुत से निकाह किए जिसमें 3 जो है वो हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के सल्तनत की लड़ाई इन्हीं के दरमियान होगी। और आप एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा मुग़ल एम्परर है जिसने अपने बाप को कैद करवाया था, कौन सा ऐसा मुग़ल एम्परर है जिसने अपने भाइयों को कत्ल किया था। तो इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या जहांगीर जो है, इनकी शादियां आप देख रहे हैं। इनकी सबसे पहली शादी जो है वो मान बाई से थी, जिसको शादी के बाद इन्होंने शाह बेगम का खिताब दिया था। अब इनसे इनकी औलाद खुसरो मिर्ज़ा था। अब ये वही खुसरो मिर्ज़ा है जिसको अकबर जो है अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता था। ये एक सेकुलर नेचर का इंसान था, दीन इलाही का फॉलोअर था। दीन इलाही इन सेंस जो है जो अकबर ने क्रिएट किया था वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से अच्छी बातें लेके उसने जमा कर दी थी। वो एक सेकुलर नेचर का दीन था। इसी तरह की एक शख्सियत खुसरो मिर्ज़ा की सी एक शख्सियत आगे आप देखेंगे वो भी इससे रिजेंबल करती होगी। तो अकबर खुसरो मिर्ज़ा को जो है वो अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता था। सवाल पूछा जाता है कि खुसरो मिर्ज़ा जो है इसकी वालदा का नाम शाह बेगम या मान बाई था। आगे चल के यही जो खुसरो मिर्ज़ा है ये अपने बाप जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर देगा। जहांगीर के बाद शहनशाह के तख्त पे बैठने वाली जो शख्सियत थी वो शाहजहां की थी। तो शाहजहां की वालदा का नाम जगत गोसैन था। ये एक हिंदू मलका थी और ये जो उदय सिंह है उनकी बेटी थी। इनका जो टाइटल था वो बल्कीस मकानी था और इनसे होने वाली औलाद जो है वो शहजादा खुरम थे, जिनको बाद में हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। अब अगर आप गौर करें तो 2 बेटों को हम डिस्कस कर चुके हैं। शहजादा खुरम को हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि मुस्तकबिल के शाहजहां हैं। इनकी वालदा का नाम जगत गोसैन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया खुसरो मिर्ज़ा को जिनकी वालदा का नाम मान बाई या शाह बेगम था। इसके बाद 1611 में जहांगीर एम्परर बनने के बाद एक बेवा से शादी करते हैं। उस बेवा का नाम मेहरुन्निसा होता है और बाद में जिनको नूर जहां का खिताब दिया जाता है। और यही वो मलका हैं जो मलका नूर जहां के नाम से तारीख में मशहूर हैं और ये वाहिद मलका हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर और दरबार के उमूर के अंदर, रियासत के उमूर के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। तो जहांगीर के जो है वो मेहरुन्निसा के साथ कोई औलाद नहीं होती और इनकी जो पिछली शादी होती है, जो इनके एक्स हस्बैंड होते हैं, उनका नाम जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उनका नाम जो है वो अली कली होता है। अली कली जो है वो इनके एक्स हस्बैंड हैं और इनके साथ मेहरुन्निसा की एक बेटी होती है जिनका नाम लाडली बेगम होता है। लाडली बेगम होता है। अब नेक्स्ट चल के हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी जो है इस हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो एक और बेटा जो कि जहांगीर की औलाद होता है और वो इनकी किसी बेगम
से नहीं बल्कि लौंडी से होता है, उसका नाम जो है वो शहरयार होता है, शहजादा शहरयार। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी पर्सनालिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया है आप इनके बारे में समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कोशिश करें कि लेक्चर की स्पीड को 1.5x पे ले जाएं ताकि कम वक्त में आप ज्यादा चीजें सुन सकें और कोई चीज समझ ना आए उसको दोबारा से रिवाइज कर लें। इसी तरीके से MCQs एग्जाम में एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल एम्परर है जिसके दौर में जंजीर अदल जो है वो उसके दरबार के साथ मुंसलिक थी, तो आपने उस वक्त दुरुस्त जवाब के तौर पे जहांगीर को सिलेक्ट करना है। जहांगीर वो एम्परर था जिसके दौरे हुकूमत में जंजीर अदल जो है वो आम आवाम के लिए 30 गज लंबी एक जंजीर जो है जिस पर घंटियां बंधी हुई थी वो मौजूद थी ताकि कोई भी सवाली डायरेक्ट जो है बादशाह तक, शहनशाह तक अपनी फरियाद जो है वो पहुंचा सके। अब अगर प्रीवियस स्लाइड को आप देखें तो मैंने यहां डिस्कस किया कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा था। तो खुसरो मिर्ज़ा एक जानशीन मुकर्रर होने के करीब था अकबर की तरफ से, लेकिन जहांगीर उसको जानशीन मुकर्रर होने नहीं देता और यही बात ये अपने दिल में रखता है और अपने बाप के खिलाफ बगावत कर देता है। तो बाप के खिलाफ जब बगावत करता है तो जहांगीर एक बड़ी फौज के साथ जाता है, बड़े लश्कर के साथ जाता है और इसकी बगावत को कुचल देता है। इसकी बगावत को कुचलने के बाद को कैद कर दिया जाता है और कैद के अंदर ही इसकी मौत होती है। तो कौन सी फिगर है जिसके बारे में आपने याद रखना है? खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा जो है जहांगीर का बेटा था, अकबर का पोता था और अकबर जो है वो खुसरो मिर्जा को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता था क्योंकि वो दीन इलाही का फॉलोअर था। जब जहांगीर ने तख्त संभाला, शहनशाह के तौर पे तख्त जो है वो संभाल लिया, तो खुसरो मिर्जा ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। अब क्योंकि जहांगीर ने भी अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन अकबर ने जहांगीर को माफ कर दिया था और तख्त भी दिया, लेकिन जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो मिर्जा की बगावत को कतन माफ ना किया। इसको ना सिर्फ जंग में हराया बल्कि इसको कैद कर लिया और उसी कैद में इसकी मौत हुई। अब 1611 में मेहरुन्निसा के साथ जो जहांगीर की शादी थी ये सल्तनत पर एक बड़ा गहरा असर डालती है। 1611 में मैंने आपको बताया था कि एक बेवा जिसका नाम मेहरुन्निसा था जो बाद में नूर जहां का जिसने लकब हासिल किया, उसके साथ जो जहांगीर की शादी थी उसने जहांगीर को एक ऐसा एम्परर बना दिया कि जिसका सल्तनत के उमूर में ना होने के बराबर अमल दखल रह गया। मेन जितने भी डिसीजंस होते थे, जितने भी फैसले होते थे, उस पे नूर जहां अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने लग गई। और नूर जहां के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि बचपन में सलीम नूर जहां को पसंद करता था, जहांगीर नूर जहां को पसंद करता था, लेकिन नूर जहां का वालिद जिसका नाम गयासुद्दीन था वो ईरान के गवर्नर का बेटा था। तो अकबर को लगा कि हो सकता है कि ये गयासुद्दीन की सल्तनत पर कब्जे की कोई चाल हो, इस वजह से उसने मेहरुन्निसा की शादी मुगल फोर्स के एक कमानदार अली कली के साथ करवा दी। बाद में तारीख हमें ये बताती है, कुछ हिस्टोरियंस ये कोट करते हैं कि जहांगीर ने अली कली को मरवा दिया और उसके बाद मेहरुन्निसा के साथ शादी कर ली। तो अब यहाँ ये जो कैरेक्टर नूर जहां है इसकी तारीख आप समझें कि अकबर का दौर था, अकबर का दौर था और इसका बाप जो है अकबर के दरबार में आता है जिसका नाम गयासुद्दीन था और उसको दरबार में नौकरी दे दी जाती है। मेहरुन्निसा भी जो है वो उस दरबार का अपनी वालदा समेत हिस्सा बन जाती है, जिसको ये सलीम जहांगीर बचपन में देखता है और पसंद करता है, मगर अकबर जो है मेहरुन्निसा की शादी करवा देता है किसके साथ? अली कली के साथ, जिसको बाद में कौन कत्ल करवा देता है? तारीख बताती है कि जहांगीर कत्ल करवाता है और मेहरुन्निसा के साथ शादी कर लेता है। अब यहां से कहानी यूं चलती है कि मेहरुन्निसा दरबार में, पॉलिटिक्स में, डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है। और मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के कौन कौन से बेटे थे। जहांगीर का एक बेटा शाहजहां भी था। जहांगीर के दो बेटे तो शराब नोशी की वजह से मर जाते हैं, लेकिन जहांगीर का एक बेटा शाहजहां ये बड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि अब मैं काबिल भी हूँ, एक काबिल मिलिट्री कमांडर भी हूं, तो मुझे सल्तनत कैसे मिलेगी? क्योंकि ये जो मेहरुन्निसा है इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि इसने अपने भाई और अपने वालिद को दरबार में आला ओहदों पर फाइज करवा लिया और साथ साथ अपना जो भाई था उसकी बेटी की शादी शाहजहां के साथ करवा दी। आपने इसको दोबारा से अपने नोट्स में लिख लेना है कि ये जो नूर जहां है, ये नूर जहां का जो भाई आसिफ है, आसिफ, इसको आसिफ का लक़ब मिलता है आसिफ जहां का। इनका ओरिजिनल नाम अबुल हसन होता है, अबुल हसन इनका ओरिजिनल नाम होता है। इनका ओरिजिनल नाम
अबुल हसन होता है। तो अबुल हसन की जो बेटी है उसकी शादी किसके साथ हो जाती है? उसकी शादी हो जाती है खुरम के साथ हो जाती है। और खुरम कौन है? वो बेसिकली जो है वो मुस्तकबिल का शाहजहां है, मुस्तकबिल का शाहजहां है। और अपनी बेटी जो इसकी अली कली से बेटी पैदा होती है, अली कली जो इसका एक्स हस्बैंड है उससे बेटी पैदा होती है जिसका नाम लाडली बेगम है, जिसका नाम लाडली बेगम है, उसकी शादी किसके साथ करवा देती है? शहरियार के साथ करवा देती है। शहरियार जो कि जहांगीर का एक और बेटा होता है, शहरियार के साथ करवा देती है। आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख लेते हैं, शहरियार की शादी लाडली बेगम से हो जाती है और खुरम जो कि मुस्तकबिल का शाहजहां है इसकी अर्जुमंद बानो बेगम से शादी हो जाती है। और अर्जुमंद बानो बेगम आसिफ खान की बेटी हैं और यही मुस्तकबिल की मुमताज़ महल हैं जिनके लिए ताज महल बनवाया जाता है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे ये स्टोरी क्लियर हो गई है, आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार दोबारा सी चीजों को सुने ताकि भूले ना। तो क्या होता है कि नूरजहां जिसका नाम मेहरुन्निसा है, जिसकी शादी 1611 में जहांगीर के साथ होती है, वो सल्तनत के उमूर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती हैं। वो अपने खानदान को, अपनी फैमिली को दरबार में आला ओहदों पर लेके जाती हैं और साथ साथ अपनी जो बेटी इनकी जो पिछले हस्बैंड से बेटी होती है जिसका नाम लाडली बेगम है, उसकी शादी किसके साथ करवा देती हैं? शहरियार के साथ जो कि जहांगीर का बेटा होता है। मैंने आपको बताया वो एक लॉन्डी से पैदा होता है, तो उसके साथ करवा देती हैं। और साथ साथ इनका जो भाई आसिफ है उसकी बेटी का जो निकाह है, उसकी जो शादी है वो किसके साथ करवा देती हैं? वो ये करवा देती हैं शहजादा खुरम के साथ जो मुस्तकबिल के शाहजहां बनते हैं। और जो आसिफ खान है उनकी बेटी का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। और अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम मुस्तकबिल की मुमताज महल हैं, मुमताज महल हैं जिनके लिए ताज महल बनवाया जाता है, ताज महल बनवाया जाता है। अब यहाँ सक्सेशन के हवाले से पहली वॉर लड़ी जाएगी और वो वॉर किसके दरमियान होगी? वो शहरियार के दरमियान और साथ साथ आसिफ खान या शाहजहां के दरमियान लड़ी जाएगी। कहानी यूं है कि मेहरुन्निसा का दरबार में इन्फ्लुएंस होता है। तो मेहरुन्निसा का जहांगीर के साथ कोई बेटा तो नहीं होता, उसकी सिर्फ एक बेटी लाडली बेगम होती है जो कि उसके पिछले हस्बैंड से होती है। तो वो ये चाहती है कि उसका दामाद शहरियार नया शहनशाह बन जाए और वो इस चीज़ पर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ मेहरुन्निसा का जो भाई है जिसका नाम आसिफ खान था या अबुल हसन था, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जिसका नाम अबुल हसन था और उसको टाइटल मिला था आसिफ खान का, आसिफ जहाँ का, वो ये चाहता है कि उसका दामाद जिसका नाम खुरम जो मुस्तकबिल का शाहजहां है वो शहनशाह बने। तो भाई और बहन के दरमियान एक लड़ाई स्टार्ट होती है और भाई खुरम और शहरियार के दरमियान भी एक लड़ाई स्टार्ट होती है। तो 1627 के अंदर क्या होता है? जहांगीर की मौत हो जाती है। उसके बाद एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है। इनिशियली तो शहरियार तख्त पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और अपने आप को शहनशाह डिक्लेयर कर देता है। लेकिन शहरियार के साथ लड़ाई होती है किसकी? तो शहरियार के साथ जो है वो लड़ाई होती है आसिफ जहाँ की और शहरियार को कत्ल कर दिया जाता है और हिंदुस्तान का नया शहनशाह शाहजहां बन जाता है। हिंदुस्तान का नया शहनशाह शाहजहां बन जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ और वाकयात भी जहांगीर के दौर में होते हैं जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें जहांगीर के दौर में हुए आर्किटेक्चरल वर्क के हवाले से जानना है। आप एक चीज को मद्देनजर रखिए कि जो जहांगीर का रेन है जो कि अकबर का बेटा है, जहांगीर के रेन में सबसे ज्यादा काम आर्ट और पेंटिंग्स पर हुआ था और शाहजहां के दौर में जो अकबर का बेसिकली पोता है उसके दौर में आर्किटेक्चर पर सबसे ज्यादा काम किया गया था। तो जहांगीर के रेन में सबसे पहले टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला ये बनाया गया आगरा इंडिया के अंदर। अब इत्मादुद्दौला इसका नाम ओरिजिनल गयासुद्दीन है। इत्मादुद्दौला जो है वो वालिद है किसका? मेहरुन्निसा का, जिसका टाइटल नूर जहां था जो जहांगीर की सबसे अजीज बेगम थी। तो इसके अंदर पित्रा द्योरा की टेक्निक को यूज किया गया था। क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि पित्रा द्योरा की जो टेक्निक है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टेक्निक में क्या होता है कि प्रीशियस स्टोन्स को दीवारों
मीनारों के अंदर जो है आर्ट के लिए चुनवाया जाता है। आप जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर अगर आप इस टेक्निक को देखें तो ये जो टेक्निक है जिसमें जो प्रीशियस स्टोन है वो मार्बल के साथ जो है वो दीवार में होता है, तो इस टेक्निक को पित्रा द्यूरा टेक्निक कहते हैं। ये पर्शिया से आई थी और इसको जहांगीर ने जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद शालामार बाग जो बेसिकली श्रीनगर में है, एक शालामार बाग के हवाले से क्वेश्चन आता है जो लाहौर में है, तो वो जो है जो लाहौर में है उसके साथ जहांगीर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो शाहजहां के रेन में बना है। ये शालामार बाग जो श्रीनगर कश्मीर में है ये 1619 में जहांगीर की तरफ से तामीर करवाया गया था। इसके अलावा हिरन मीनार जो शेखुपुरा के अंदर है 1606 के अंदर, इसको जहांगीर की तरफ से कंस्ट्रक्ट करवाया गया। और मोती मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है वो जहांगीर की तरफ से करवाई गई थी और इसकी तज़ीन व आराइश जो मॉडिफिकेशन है वो शाहजहां ने करवाई थी। अच्छा, इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि हमने अब ग्रेटर मुगल्स के बाद जो मुगल्स का डिक्लाइन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर किसके रेन में आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली 1608 के अंदर किसके रेन में आई थी? ये जहांगीर के रेन में आई थी। अब यहाँ ये पहली कंपनी नहीं थी जो कि ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी, इससे पहले जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे वो मुगलों के साथ एक अच्छा ताल्लुक एस्टैब्लिश कर चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वहां डिटेल में हम इस हवाले से भी स्टडी करेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इंग्लिश एम्बेसडर था जो कि फैक्ट्री को बिल्ड करने की परमिशन मुगल एम्परर जहांगीर से हासिल करने में कामयाब रहा था, तो उसका नाम थॉमस रो था। थॉमस रो था। इससे पहले विलियम हॉकिंस भी आए थे लेकिन वो नाकाम रहे थे। थॉमस रो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि वो जहांगीर से इजाज़त हासिल कर लेते हैं और उसके बाद सूरत में वो अपनी एक टेम्परेरी जो है फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं। अब क्योंकि ये कॉम्पिटिटर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कॉम्पिटिटर थी पोर्तुगीज ट्रेडर्स की, पोर्तुगीज की, ठीक है। अब इनके दरमियान एक वॉर लड़ी जाती है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि उस वक्त ये जो कंपनीज हैं इनको अपनी आर्मी रखने के लिए अलाउ किया गया था। इसके बाद जो है ये जंगें भी लड़ सकते थे, ये टेरिटरी भी एक्वायर कर सकते थे। इनके लॉज में इस तरह की प्रोविजंस इनको अलाउ की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन पोर्तुगीज के साथ अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री इंस्टॉल करने के बाद 1612 में एक जंग लड़ती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली अगर पूछा जाए कब लड़ी गई तो 1612 में लड़ी गई। तो जैसे ही एक टेम्परेरी फैक्ट्री सूरत के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड करने में कामयाब होती है तो उसके बाद ये पोर्तुगीज ट्रेडर्स के साथ जो है इसकी एक वॉर होती है जिसको बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जो 1612 में होती है। उसके बाद ये अपनी परमानेंट फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर लेते हैं और जो मुगल हैं उसके दरबार में अपनी जगह भी बना लेते हैं। तो ये तो रेन था जहांगीर का। जहांगीर के बाद हमने डिस्कस करना है शाहजहां, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम था, शहजादा खुरम था, और जिसकी शादी अंजुमन बानो बेगम से हुई थी जो मुस्तकबिल की मुमताज महल हैं जिनके लिए इन्होंने ताज महल बनवाया था। अब ताज महल के बारे में कौन नहीं जानता, 7 अजूबों में से एक अजूबा है, 7 वंडर्स में उसका शुमार होता है। तो उन 7 वंडर्स में एक वंडर जो ताज महल है उसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने अपनी बेगम के मकबरे के तौर पे करवाई थी जिसका नाम मुमताज महल था। लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए किसी किताब पर रिलाय करना चाहते हैं जो कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे, आपको मॉडल पेपर्स भी दे, आपको बबल शीट भी दे, किताब भी साथ प्रोवाइडेड हो, QR कोड्स भी हों ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, तो आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाय कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर करीब 3 स्टोर से खरीदी जा सकती है। सिंपली ये पिक्चर दिखाएंगे, ये किताब आपको किसी भी बड़े स्टोर पर अवेलेबल होगी। और अगर आप इसको घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें, ये किताब आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। ये किताब आपको कैसे फैसिलिटेट करेगी और इस किताब के अंदर क्या चीज़ें हैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आप गौर करें, शाहजहां शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम इनका रेन 1628 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने तो डिस्कस किया था कि 1605 से जहांगीर का रेन स्टार्ट हुआ और वो 1627 में ख़त्म हुआ। तो 1627 के बाद अगर शाहजहां नए शहंशाह बनते हैं तो वो 1627 से ही तख्त को क्यों नहीं संभालते। मैंने आपको शहरियार का तस्करा किया, शहरियार का तस्करा करते हुए आसिफ जा या अबुल हसन के बारे में भी बताया। तो
1627 से 1628 के दरमियान जो सिविल वॉर चली उसमें कुछ महीनों के लिए शहरियार भी सुल्तान बना, शहनशाह बना। तो इस वजह से शाहजहां का रेंज जो है वो 1628 से स्टार्ट होता है और ये 1658 तक जाता है। 1658 के बाद इस खित्ते की तारीख में एक ऐसा एम्परर आता है जो ना सिर्फ अकबर जितना ग्रेट होता है बल्कि वो सल्तनत को इतना एक्सपैंड करता है कि जो इससे पहले एक्सपेंशन कभी नहीं हुई थी। तो हमने अगर इस सल्तनत में याद रखना है तो इन 6 मुग़ल एम्परर्स को याद रखना है और इन 6 को याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शाहजहां आर्किटेक्चर की वजह से फेमस था। इसने ताज महल बनवाया, इसने जामिया मस्जिद जो दिल्ली की है वो बनवाई। इसी तरीके से जो जहांगीर इसका वालिद था वो किस वजह से मशहूर था? वो मशहूर था पेंटिंग्स, आर्ट और मोहब्बत की वजह से। इससे पहले वैसे तो शाहजहां भी मोहब्बत की वजह से मशहूर होता है, लेकिन इससे पहले जो इनका दादा था, शाहजहां का दादा अकबर, वो किस वजह से मशहूर था? वो एक स्टेबल रूल कायम करने में कामयाब हुआ था। एक छोटी उम्र में उसने तख्त संभाला, अपने बच्चों और पोतों के कंपैरिजन में बड़ी छोटी उसकी उम्र थी जब वो तख्त पर बैठा, लेकिन उस उम्र के बावजूद उसने अपनी सल्तनत को ना सिर्फ एक्सपैंड किया बल्कि मुगल रूल को स्टेबलाइज किया इस खित्ते के अंदर। तो शाहजहां जैसे ही तख्त संभालता है 3 साल के अरसे बाद इसकी सबसे अजीज बेगम अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। अब आप देखें कि 1628 के अंदर इसका रेंज स्टार्ट होता है और 3 साल बाद 1631 में अप्रोक्सीमेटली इसकी बेगम मुमताज़ महल, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। तो मुमताज़ महल इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, जिसके बाद शाहजहां का इस दुनिया की तरफ लगाव ख़त्म हो जाता है। वो उदास रहने लगता है और अपनी बेगम की याद में 22 साल के अरसा पर मुहित एक कंस्ट्रक्शन करवाता है और इस कंस्ट्रक्शन का नतीजा दुनिया का 7वां अजूबा ताज महल होता है। ताज महल की कंस्ट्रक्शन होती है। ताज महल की कंस्ट्रक्शन ये करवाता है और ये किस लिए करवाता है? ये अपनी ज़ौजा के एक मकबरे के तौर पे ताज महल को कंस्ट्रक्ट करवाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ताज महल की पिक्चर देख रहे हैं। एमसीक्यूज़ अगर पूछा जाए तो शाहजहां से क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो शाहजहां की बेगम का नाम जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद ताज महल के हवाले से पूछा जा सकता है, ताज महल, और इसके अलावा इनकी जो मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल वर्क है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। जैसे कि दिल्ली की जो जामिया मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? तो वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? मैं तमाम चीज़ें लेक्चर में आपको रिपीट करवा रहा हूँ। शाहजहां का ओरिजिनल नाम जो था वो हमने डिस्कस किया कि शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम या शहजादा खुरम। एटलीस्ट आपको खुरम तो ज़रूर याद रहना चाहिए कि इनका हकीकी नाम था। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि इनकी वालदा का क्या नाम था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे देखते हैं कि आपने कितना अच्छा चीज़ों को रिकॉल किया हुआ। इसी तरीके से लाल किला जो दिल्ली के अंदर है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? वो भी शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया। ताजमहल आगरा तो हमने डिस्कस किया कि ये शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया। इसके बाद जो मोती मस्जिद लाहौर है इसकी मॉडिफिकेशन किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई। इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई? इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली करवाई थी इसके वालिद जहांगीर ने। अलबत्ता इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो शाहजहां ने करवाई। इसी तरीके से जो शालामार बाग लाहौर में है, इस हवाले से अक्सर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। जब शालामार के बारे में, लाहौर के बारे में पूछा जाए तो आपने बताना है कि इसका दुरुस्त जवाब शाहजहां है। शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया। और अगर श्रीनगर कश्मीर शालामार बाग के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर जहांगीर ने करवाया था। इसी तरीके से जो वज़ीर खान मॉस्क है इसकी कंस्ट्रक्शन इनके रेन में हुई थी। ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं करवाई, ना इन्होंने सैंक्शन की, लेकिन उस वक्त इनका रेन था जब वज़ीर खान मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद जहांगीर ने अपने दौर में अपने लिए एक बहुत कीमती तख्त बनवाया था। ये बेशकीमती तख्त जो है अंग्रेज़ी में पीकॉक थॉर्न कहलाता है और उर्दू में इसको हम तख्ते ताऊस कहते हैं। और ये तख्ते ताऊस जो है 18वीं सदी में नादिर शाह अपने साथ ले गया था। जब उसने इंडिया को इन्वेड किया था तो नादिर शाह ईरानी अपने साथ इसको ईरान ले गया था और हिंदुस्तान से इतनी दौलत लूट के गया था कि अगले 2 साल उसने अपने लोगों से टैक्स ही नहीं लिया। तो पहले तैमूर और बाद में नादिर शाह ईरानी इस खित्ते को, इस सोने की चिड़िया को बाहर से आने वाले इन्वेडर्स ने इस तरीके से लूटा है। तो
तो आपसे MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है कि तख्ते ताऊस जो है वो किसने बनवाया था, या पीकॉक थॉर्न जो है वो किसने बनवाया था। तो ये भी शाहजहां के साथ एसोसिएटेड है, ये भी शाहजहां के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके बाद शाहजहां के बेटों में तख्त के लिए वो लड़ाई होती है कि जिसके बाद मुगल बादशाहों के दरमियान या मुगल शहजादों के दरमियान ये बात आम थी कि तख्त या ताबूत। तो शाहजहां जो है उसके 4 बेटे थे। सबसे पहला बेटा या सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। दारा शिकोह की शख्सियत किससे मिलती थी? दारा शिकोह की शख्सियत मिलती थी अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्ज़ा से। अकबर खुसरो मिर्ज़ा को अपना जानशीन क्यों मुकर्रर करना चाहता था? क्योंकि वो एक सेकुलर नेचर का इंसान था। इसी तरीके से दारा शिकोह जो है वो एक सेकुलर नेचर का इंसान था। वो तमाम रिलीजन्स को इक्वल समझने की कोशिश करता था और वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर जो है वो अमल पैरा नहीं था। अब ये दारा शिकोह जो है वो अपने बाप शाहजहां के बहुत करीब था और शाहजहां इसको अगला सुल्तान देखना चाहता था, अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता था। इसके बाद शाह शुजा शाहजहां का एक और बेटा था जिसको शाहजहां ने बंगाल का इलाका दे रखा था। उसके बाद मुराद बख्श जो है शाहजहां का एक और बेटा था जिसको गुजरात की सल्तनत दी गई थी। उसके बाद औरंगजेब शाहजहां का चौथा बेटा था जिसको औरंगजेब ने दक्कन का इलाका दिया था, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बड़ा रिजिड तरीके से फॉलो करता था और दीन के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। तो वॉर ऑफ सक्सेशन इस तरीके से स्टार्ट होती है कि 1657 के अंदर यह बात आम होती है कि शाहजहां की वफात हो चुकी है। क्योंकि वह अलील होता है, इस वजह से तख्त अब दारा शिकोह के पास चला जाएगा, जिसको देखते हुए औरंगजेब अपने साथ मुराद को मिलाता है। औरंगजेब और मुराद एक इत्तेहाद करते हैं और औरंगजेब मुराद को ये यकीन दिलाता है कि वो उसको अगला सुल्तान बना देगा, अगला शहनशाह बना देगा और ये दोनों मिलकर दिल्ली के तख्त पर हमला कर देते हैं। दारा शिकोह इन दोनों का मुकाबला करता है और जंग हार देता है और मैदान जंग से फरार हो जाता। अब दारा शिकोह जैसे ही मैदान जंग से फरार होता है तो हिंदुस्तान का नया सुल्तान औरंगजेब अपने आप को डिक्लेयर कर देता है। अपने भाई मुराद जो कि इसका साथ देता है इस जंग में, उसको कैद करवा देता है। अपने वालिद शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा देता है और इसका भाई शाह शुजा उसको भी मरवा दिया जाता है। बाद में दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था और इसके साथ साथ शाहजहां का जानशीन भी था, उसको गिरफ्तार करवा लिया जाता है और उसके खिलाफ अदालत में एक मुकदमा चलाया जाता है। क्योंकि दारा शिकोह एक मुकर्रर करदा जानशीन था, इस वजह से उसको ओपनली एग्जीक्यूट करना औरंगजेब के लिए मुश्किल था। तो उस पर मुकदमा नाफरमानी का चलाया जाता है और दीन के साथ जो है गद्दारी का चलाया जाता है और उसके बाद उसको सजाए मौत की सजा जो है वो सुना दी जाती है। तो इस तरीके से औरंगजेब तख्त पर कब्जा कर लेता है, अपने बाप शाहजहां को कैद करवा देता है और अपने भाई दारा शिकोह, अपने भाई शाह शुजा और अपने भाई मुराद को कत्ल करवा देता है। अब अपने भाइयों के साथ किए गए इस रवैये के बारे में तारीख मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स रखती है। मुराद के बारे में और शाहजहां को कैद करवाने के हवाले से तो आपके पास क्रेडिबल रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इसने अपने बाप को कैद भी करवाया और इसने अपने बाप दारा शिकोह को मैदान जंग में ना सिर्फ हराया बल्कि अदालत से इसको जो है सजाए मौत भी अवार्ड करवाई और इसी तरीके से मुराद को भी इसने कैद करवाया और बाद में कैद में ही कत्ल करवा दिया। बहरहाल यहाँ से स्टार्ट होता है औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत। आपने सुना कि अकबर द ग्रेट ने 49 साल हुकूमत की, जो सबसे ज़्यादा थी, और उसके बाद इसी के मद्दे मुकाबल हुकूमत करने वाला जो एम्परर था वो औरंगज़ेब आलमगीर था जिसने 49 साल हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर ने सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी उनको इतना एक्सपैंड किया जितना इससे पहले कोई भी एम्परर ना कर सका था। इसने न सिर्फ साउथ बल्कि नॉर्थ को भी अपने कंट्रोल में किया। दक्कन में ये मुसलसल लड़ाई लड़ता रहा और दक्कन में ये किसके खिलाफ लड़ता रहा? ये मराठों के खिलाफ लड़ता रहा। और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दक्कन में इसने तकरीबन 2 डेकेड्स 20 साल लगाए और इसकी वफात भी दक्कन में हुई
और ये किसके साथ लड़ता रहा? ये सबसे पहले शिवाजी के साथ लड़ता रहा और उसके बाद संभाजी के साथ लड़ता रहा जो कि उसका बेटा था। मराठन एम्पायर जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो औरंगजेब था, जिसने बाद में अपने साथ टाइटल आलमगीर लगाया था। आलमगीर का मतलब है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, और वाकई ही इसने पूरे बरसगीर पाको हिंद पर इस सल्तनत को एक्सपैंड किया। और ये सल्तनत इतनी एक्सपैंड हो गई कि इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो गया था, इसको संभालना मुश्किल हो गया था। इसने बाउंड्रीज को इतना एक्सपैंड किया और जिस लेवल पे इसने हुकूमत के प्रेसिडेंट्स को सेट किया, इसके बाद आने वाला कोई भी एम्परर इसके सामने ना टिक सका। इसका दौर एक ऐसा दौर है जो कि ग्रेटर मुगल्स पर एक फुल स्टॉप भी है, और साथ साथ क्योंकि इसने हुकूमत के ऐसे ट्रेंड सेट किए थे कि इसके बाद इसको कोई मीट ही नहीं कर सका, उन स्टैंडर्ड्स पर कोई चल ही नहीं सका। उसके बाद मुगलों का जवाल स्टार्ट होता है 1707 से 1857 के दरमियान। अब जरा हम शाहजहां के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये तो बताया कि शाहजहां जो है वो नजरबंद थे आगरा के किले में। 1628 से इनका दौर हुकूमत स्टार्ट हुआ था और 1658 के अंदर इनका दौर हुकूमत ख़त्म हो गया। इनकी वफ़ात 1666 के अंदर होती है, तो बकिया वक्त जो 8 साल का है ये कैद में गुजारते हैं। अब ये 3 एम्परर्स की स्टोरी थी जिसमें हमने सबसे पहले जहांगीर को डिस्कस किया, फिर शाहजहां को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिस्कस किया औरंगज़ेब आलमगीर को। अब एग्ज़ाम रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स जो कि इन टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जहांगीर के ओरिजिनल नाम के हवाले से बात की जा रही है जो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है। उसके बाद इनके वालिद अकबर थे, इनकी वालदा मरियम उज़ ज़मानी जोधा बाई थी और 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में इनकी पैदाइश हुई। इनका नाम सलीम रखा गया। उसके बाद इन्होंने टाइटल जहांगीर को ऑप्ट किया था। उसके बाद इनकी जो मशहूर बेगमात हैं उनमें मान बाई शाह बेगम जो कि खुसरो मिर्ज़ा की वालदा थी। खुसरो जिसने बगावत का ऐलान किया था, जो कि अकबर का एक जो है वो जानशीन मुकर्रर हो सकता था। उसके बाद जगत गौसैन दूसरे नंबर पर। जगत गौसैन कौन है? शाहजहां की वालदा हैं। उसके बाद मेहरुन्निसा जो कि नूर जहां के नाम से मशहूर हुई थी, जिनकी पहले शादी अली कली के साथ हुई थी, अली कली के साथ। और इनकी कौन सी बेटी थी? इनकी बेटी थी अली कली से लाडली बेगम, लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम। उसके बाद एमसीक्यूज पूछा जा सकता है जंजीर अदल जो है चेन ऑफ जस्टिस किसकी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? ये भी जहांगीर की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इनके रेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बरसगीर पाक को हिंद में आई। विलियम हॉकन सबसे पहले आए थे जिनको इजाज़त नहीं मिली थी। उसके बाद सर थॉमस रो को इजाज़त जो है वो मिल गई थी और उसके बाद एक फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की थी। और इनका जो रेन है वो किस हवाले से मशहूर है? वो नूरजहां के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से फेमस है और साथ साथ जो पेंटिंग्स में इन्होंने डेवलपमेंट्स की थी उसके हवाले से इनका रेन मशहूर है। अच्छा, इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस करना है। देन हम शाहजहां की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जहांगीर के रेन को देखा जो 1605 से स्टार्ट हुआ, 1605 से चलता हुआ वो 1627 के अंदर ख़त्म हो गया। अब 1627 से ऑनवर्ड एक सिविल वॉर हुई और 1628 के अंदर तख्त पर कौन बैठे? शाहजहां बैठे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम इनका ओरिजिनल नाम था। ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये अपने नोट्स में आपने इंक्लूड कर लेनी है। 5 जनवरी 1592 को लाहौर फोर्ट में ये पैदा होते हैं और इनकी जो वालदा हैं वो जगत गौसैन है, बल्कीस मकानी जिनको टाइटल दिया जाता है, और इनके रेन के बारे में यहाँ लिखा गया है। अर्जुमंद बानो बेगम से इनकी शादी होती है जिनका नाम बाद में ये मुमताज़ महल इनका जो है वो नाम रख दिया जाता है। 1631 के अंदर जो है वो मुमताज़ महल की वफ़ात हो जाती है और उन्हीं के लिए वो जो है वो ताज महल बनवाते हैं, ताज महल बनवाते हैं उनकी याद में। इसके साथ साथ मुग़ल आर्किटेक्चर की जो इनके रेन में मुग़ल आर्किटेक्चर फेमस था उसके हवाले से बात की जाए तो ताजमहल, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। उसके बाद जो मोती मस्जिद है आगरा की वो भी इन्होंने तामीर करवाई। एक मोती मस्जिद लाहौर में है जिसकी मॉडिफिकेशन शाहजहां ने करवाई और एक आगरा के अंदर है जिसकी कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाई। और इसके अलावा मुख्तलिफ फोर्ट्स की रेनोवेशन जो है वो इन्हीं के दौर में हुई। तो जहांगीर का रेन
पेंटिंग्स के हवाले से, और शाहजहां का रेन जो है वो आर्किटेक्चर के हवाले से मशहूर है। उसके बाद इनके 4 बेटों के हवाले से आपने याद रखना है, इनका बड़ा बेटा दारा शिकोह था, शाह शुजा इनका बेटा था, औरंगजेब इनका बेटा था जो बाद में औरंगजेब आलमगीर के तौर पे तख्त पर बैठता है। इसके बाद मुराद बख्श जो है वो इनका बेटा था, जिनके दरमियान सक्सेशन की एक जंग लड़ी गई। और अगर पूरे मुगल एम्पायर को देखें तो सबसे बड़ी सक्सेशन की जंग जो लड़ी गई वो इन्हीं के दरमियान लड़ी गई थी। वो जो है वो आगरा के किले के अंदर नजरबंद कर दिया गया था और 1666 के अंदर जो है इनकी वफात हो गई थी। 1658 में इनका रेन खत्म हो गया था। देन हम डिस्कस करते हैं आलमगीर को, औरंगजेब आलमगीर या औरंगजेब आलमगीर 1, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनका रेन 49 साल का है और अकबर और इनका रेन सबसे ज्यादा है। इनका ओरिजिनल नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनका टाइटल आलमगीर था, जिसका मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड है। रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इनकी जो पैदाइश है 3 नवंबर 1618 को दहूद गुजरात में होती है और ये शाहजहां और मुमताज महल के बेटे होते हैं। अब अगर आप रीसेंट डिबेट देखेंगे ना इंडिया के अंदर, आप कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी आप न्यूज़ क्लिप देख लें, तो आपको औरंगजेब वहाँ एक विलन के तौर पे दिखाया जाएगा। उसकी रीज़न ये कि इसकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो अकबर के बिल्कुल उल्टी थी, अकबर के बिल्कुल ऑपोजिट थी। अकबर ने जजिया ख़त्म किया, इन्होंने जजिया को री इम्पोज किया। इसके साथ साथ इन्होंने शरिया को कंप्लीट सेंस के अंदर फॉलो भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। सादा ज़िंदगी गुजारी, शाही खर्च के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखी और बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्टर किया। इसी वजह से जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है तो एक्सपेंशन होती है और आवाम खुशहाल होती है। इसके साथ साथ इनकी जो मराठा जो है उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स थी उसको आपने याद रखना है कि ये 20 साल का अरसा दक्कन में रहते हैं। इनकी वफ़ात भी दक्कन में होती है और उसकी रीज़न ये मराठा होते हैं, मराठा एम्पायर होता है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद ये बड़ा तेज़ी से एक्सपैंड करते हैं मराठन एम्पायर। तो उसकी एक्सपेंशन की सबसे बड़ी रुकावट औरंगज़ेब आलमगीर था, जिसने 20 साल जो है वो उनको उस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस उस इलाके में एक्सरसाइज ना करने दिया, जिसकी वजह से शाही ख़जानों पर बहुत बोझ पड़ा, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर कोलैप्स कर गया। उसके बाद 1707 के अंदर अहमदनगर में जो है औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात होती है और ये 1526 से ले कर 1707 तक का हमारा वो एरा है जिसमें ग्रेटर मुग़ल्स थे, ग्रेटर मुग़ल्स थे। और वो ग्रेटर मुग़ल्स कौन से हैं? वो ग्रेटर मुग़ल्स 6 हैं। उनके नाम अब आपको अल्फ़ाबेट्स करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि सबसे पहला रेन बाबर का था, उसके बाद रेन हुमायूं का था, देन अकबर आया, उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया और शाहजहां के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हुई और कौन आया? औरंगज़ेब आलमगीर आया। अब इन टॉपिक्स में से हम MCQs को डिस्कस करते हैं। अब ये MCQs मैंने क्योंकि टॉपिक आपको इतनी डिटेल में पढ़ा दिया है कि ये MCQs आपके लिए प्रिपेयर करना और इनको आंसर करना बहुत आसान है, तो मैं इनके आंसर्स मार्क नहीं करूँगा। मैं आपको क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे खुद बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। MCQs को आंसर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। रियल नेम ऑफ एम्परर जहांगीर। अब जहांगीर का हकीकी नाम क्या था? ये क्वेश्चंस पास पेपर से सोर्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आपकी असेसमेंट के लिए हैं। असेसमेंट वाले क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर लेते हैं तो टॉपिक बड़ा बेहतरीन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या था? ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। उसके बाद जहांगीर रूल्ड फ्रॉम। अब जहांगीर का जो एरा है वो कब से कब तक था? अकबर के बाद। एक हिंट दे देता हूँ कि अकबर के बाद जहांगीर का एरा था और अकबर ने 1556 से रूल करना स्टार्ट किया और 1605 तक किया था। अब मुझे बताएं कि जहांगीर का एरा कब से कब तक था? उसके बाद द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर वाज। अब हमने बाबर की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में तो डिस्कस किया था और बड़े तफसील से डिस्कस किया था। तो जहांगीर इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, उसका क्या नाम है? आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फेमस वाइफ ऑफ जहांगीर। जहांगीर की फेमस वाइफ कौन सी हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था? मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद हु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ जहांगीर टू हुम नूर जहां मैरिड हर डॉटर। अब नूर जहां ने जिस जहांगीर के बेटे के साथ अपनी बेटी लाडली
लाडली बेगम की शादी करवाई थी, उस बेटे का नाम क्या था जिसने बाद में तख्त के लिए भी लड़ाई की थी शाहजहां के साथ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। उसके बाद द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ड बाय, तो जहांगीर का मकबरा जो है वो किसकी तरफ से, किसकी जो है ना सुपरविजन में बनवाया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अनारकली इज अ लेजेंडरी फिगर एसोसिएटेड विद। अब अनारकली जो है इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? आपने अकबर के दौर में अनारकली का नाम सुना होगा। अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, ये भी आपने कई मूवीज और ड्रामाज में देखा था। तो अनारकली जो है वो जहांगीर के साथ एसोसिएटेड थी। इस कैरेक्टर का जो एसोसिएशन है वो जहांगीर या शहजादा सलीम के साथ थी। उसके बाद एम्परर शाहजहां रियल नेम वाज। अब शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? मैं चाहता हूं कि इन टॉपिक्स को आप इतना क्लोजली अंडरस्टैंड कर लें कि फिर कोई भी क्वेश्चन इससे कनेक्टेड आप प्रिपेयर करें या आपसे पूछा जाए आप कंसेप्चुअली उसको पढ़ सकें, आपकी नॉलेज बेस में इजाफा होता रहे। तो शाहजहां का हकीकी नाम क्या था आपने कमेंट सेक्शन बताना है। शाहजहां रेन पीरियड वाज फ्रॉम, अब जो जहांगीर हैं उन्होंने रूल किया 1605 से लेके 1627 के दरमियान। तो अब जहांगीर का रेन स्टार्ट होता है 1628 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि शहरियार कुछ अरसा हुकूमत करता है। तो 1628 से कब तक शाहजहां का रूल रहता है? उसके बाद शाहजहां टुक द थ्रोन आफ्टर किलिंग। अब शाहजहां ने जब तख्त पर कब्जा किया तो किसको कत्ल किया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप मार्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। विच फेमस मॉस्क वाज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां इन 1647 लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द पीकॉक थ्रोन वाज आल्सो नोन एज। तो पीकॉक थ्रोन जो है इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम तख्ते ताऊस था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। शाहजहां हैड डैश सन्स। अब शाहजहां के बेटों के दरमियान वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी और वो बड़ी फेमस वॉर ऑफ सक्सेशन थी जिसको हमने डिस्कस भी किया। तो शाहजहां के कुल कितने बेटे थे? अगर आपको आंसर नहीं पता तो स्लाइड पर चले जाएं, देखें और फिर आंसर करें, इससे ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगी। एम्परर शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज ओन सन औरंगजेब फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो आपको ये तो पता है कि शाहजहां का जो रेन है वो कब से कब तक था? वो 1628 से शुरू हुआ और 1658 के अंदर ख़त्म हो गया। तो अब इनकी तारीख़ वफ़ात जो है वो 1666 है। तो इसके दरमियान ये कितना अरसा इम्प्रिजन रहे थे, नज़रबंद रहे थे? आप सिंपल कैलकुलेशन से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्परर शाहजहां वाज बुरीड बिसाइड हिज वाइफ मुमताज़ महल इन द डैश। अब जो शाहजहां है वो कहाँ मदफन है? अपनी बेगम के साथ, मुमताज़ महल के साथ। मुमताज़ महल कहाँ दफन है? ताज महल के अंदर, ताज महल के अंदर। तो शाहजहां भी ताजमहल के अंदर मदफन है। उसके बाद शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट एट। तो शाहजहां ने रेड फोर्ट जो है वो कहाँ पर बनवाया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसी तरीके से विच मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर वन। तो आलमगीर वन का टाइटल किसने अज्यूम किया था? द रेन पीरियड ऑफ एम्परर औरंगजेब आलमगीर। तो औरंगजेब आलमगीर ने कितना अरसा हुकूमत की थी? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर जो है इनकी वालदा का क्या नाम था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु इम्पोज्ड फतवाए आलमगीरी। तो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब आलमगीर जो है वो पक्के मुसलमान थे, शरिया का नफाज उन्होंने किया था। तो फतवाए आलमगीरी जो है औरंगजेब आलमगीर की तरफ से इम्पोज की गई थी। उसके बाद विच मॉस्क डिड औरंगजेब बिल्ट इन लाहौर इन 1673। तो औरंगजेब आलमगीर ने कौन सी मस्जिद लाहौर में तामीर करवाई थी? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया जहांगीर को, जिसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। हमने डिस्कस किया शाहजहां को, जिसका नाम शहजादा खुरम था। और हमने डिस्कस किया औरंगजेब को, जो औरंगजेब आलमगीर के नाम से मशहूर हुआ। और यहाँ पर हमारे ग्रेटर मुगल्स ख़त्म होते हैं। अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर को मार्केट से आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कीजिए ताकि फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा सके। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इस नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।